अंजलि विद कवि के सभी दर्शकों को अंजलि सिफर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि दीप एक्सप्रेस न्यूज़ इस कार्यक्रम के ज़रिए जहां एक तरफ नए उभरते कवियों को प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है, वहीं हमें वरिष्ठ कवियों की भी हौसला अफजाई और मंच पर उपस्थिति निरंतर हमारा हौसला बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आज हम मुलाकात करेंगे अंबाला के ही एक वरिष्ठ कवि विनय कुमार मल्होत्रा जी से। सर, मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के एमडी तेजिंदर वालिया जी की ओर से और उनकी पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है सर। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जन्म, शिक्षा इत्यादि कहाँ हुआ और अंबाला में आप कब से हैं? जन्म तो मेरा हुआ अमृतसर में जी, लेकिन उसके बाद पालन पोषण और आरंभिक शिक्षा वो सब अंबाला से ही हुई जी। आरंभिक शिक्षा यहाँ मैंने पंजाब नेशनल स्कूल, फिर उसके बाद हिमाचल में सोलन से, फिर दिल्ली से 3 साल और फिर वापस अंबाला से ही मैट्रिक की डीएवी स्कूल जगाधरी रोड वाले से। क्या? और फिर बीए ऑनर्स एसडी कॉलेज अंबाला कैंट, एमए पॉलिटिकल साइंस जीएमएन कॉलेज अंबाला कैंट और पीएचडी की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। जी, बहुत खूब। और उसके बाद अध्यापन भी अंबाला में ही रहा? हाँ जी, उसके बाद साथ ही मेरी एमए करते ही जीएमएन कॉलेज, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, पोजीशन ली थी, तो मुझे कॉलेज में ही जो है इंटरव्यू हुई, बकायदा बोर्ड बैठा और सिलेक्ट किया गया। तो मैं मात्र 22 वर्ष की आयु में एमए करते ही लेक्चरर बन गया था। क्या? और वो भी एमए पढ़ाने के लिए। क्या बात है, क्या कहना, बहुत खूब। और आपका साहित्यिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? कब आपने पहली बार कुछ लिखा? साहित्यिक सफ़र मेरा जिसे कहते हैं स्टूडेंट काल से ही शुरू हो गया जी। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो कॉलेज में पत्रिका छपती है हर साल। हाँ जी, तो मैं उसमें अपना लेख अवश्य दिया करता था जी। फिर जब मैं एमए क्लास में पहुंचा तो जो हमारे इंग्लिश के स्टाफ एडिटर थे प्रोफेसर इंद्रजीत, उन्होंने मुझे स्टूडेंट एडिटर के रूप में चयनित किया जी। इंग्लिश विभाग के स्टाफ को ऑब्जेक्शन भी हुआ कि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट्स और इंग्लिश सेक्शन का जो है वो एडिटर कैसे बना दिया आपने। तो उन्होंने कहा कि जो मेरिट पर है, जो लिखना पढ़ना जानता है, शौक है जिसको, वो मेरी हेल्प भी करेगा एडिटिंग में, उसको ही बनाऊंगा। तो अंततः खैर मैंने वो काम किया और उससे मुझे बहुत अनुभव मिला और ऐसे ही मेरा यानी कि छात्र काल से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया। जी, क्या कहने, बहुत जल्दी आपने अपना लेखन आरंभ किया। सर, उस दौर की कोई रचना आप हमारे साथ साझा कीजिए, जो शुरुआती लेखन की रचना। शुरू में जब मैंने कविता नहीं लिखी शुरू में, तब लेख ही लिखता था जी। लेकिन उसके बाद जब मैं लेक्चरर बना तो क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम में मैंने कभी ना गीत कभी सुनाया स्टूडेंट्स को, ना कभी कविता। अच्छा। लेकिन जो और आयोजन होते थे, जैसे कोई फेयरवेल पार्टी है या फिर और फंक्शन है, तो उसमें मैं अपने भाषण को रुचिकर बनाने के लिए कुछ कविता 8-10 लाइनों की या 4 लाइनों की, कभी 12 लाइनों की पढ़ा करता था जी। और ऐसे मेरी कविताओं की तरफ ध्यान बढ़ा और उनकी प्रशंसा होती थी और वो भाषण फिर सभी लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता था। जी बिल्कुल। तो उस समय की जो शुरू की कुछ रचनाएं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था छपेंगी, वो इधर उधर कर दी, लेकिन जो बाद में छपी पहली मेरी पुस्तक में वो नारी के ऊपर है। शीर्षक है उसका नारी हर युग में सबला। स्वागत है सर। क्यों कहते हो नारी को अबला, वह तो थी हर युग में सबला, वह तो है हर क्षेत्र में सबला। क्या बात है। क्यों उठाते हो उसकी क्षमता पर सवाल, वह तो करती थी हर युग में कमाल। झांसी की रानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, महिलाएं तो हर युग की मिसाल। मदर टेरेसा, किरण बेदी, कल्पना चावला, महिलाओं ने तो जलाई हर युग में मशाल। बचिंद्री पाल, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, महिलाओं ने तो मचाया खेलों में धमाल। लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, महिलाओं ने ही बिछाया सुंदरता का जाल। सुंदरता का जाल। मायावती,
ममता बनर्जी, जयललिता, सुषमा स्वराज, महिलाओं ने जीता राजनीति का भी किला। क्या बात। आओ सारे पुरुष मिलकर करें एक ख्याल, महिलाओं को बनने दे हम और भी बेमिसाल। क्यों कहते हो नारी को अबला, वह तो थी हर युग में सबला, वह तो है हर क्षेत्र में सबला। ये मैंने अपने एक सेमिनार में गया था, वहाँ जी। वुमेन के ऊपर था, तो अपने जो मेरा शोध पत्र था उसको रुचिकर बनाने के लिए ये साथ पड़ी थी। क्या बात है, बेमिसाल रचना, बहुत खूब। तो सर आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप किस किस विधा में आप लिखते हैं, पोइट्री, लेख इत्यादि। तो क्या उस बारे में कुछ बताइए कि आपकी पसंदीदा विधा क्या है और किस विधा में आप लिखते हैं। मेरे दो जिसे कहते हैं समानांतर लेखन चलते रहे जीवन में। जी एक तो मेरे जो विषय से संबंधित थे, जो मेरा प्रोफेशनल जिसे कहते हैं राइटिंग्स, जी राजनीति शास्त्र, और उसमें भी स्पेशलाइजेशन जो थी वो थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति। जी तो उस पर मैंने बड़े लेख भी लिखे और 38 साल के अध्यापन कार्य में मेरी 18 पुस्तकें राजनीतिक शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, भारत अमेरिकी संबंधों पर क्या छपी। बात है, क्या कहना अर्थात एवरेज हर 2 साल बाद एक पुस्तक छपती थी। तो ये तो रहा पॉलिटिकल साइंस। जी। अब आते हैं जो पोइट्री है पोइट्री में। और गीत। पहले तो मैं जैसे अपने भाषणों को रुचिकर बनाने के लिए लिखता था जी, और आपने बताया। बोला और वो फेंक देते थे, हम कभी सोचा ही नहीं कि छापेंगे। जी फिर किसी ने सजेस्ट किया ऐसे मत करो, आप जो भी आप बोलते हो उसको एक फाइल में लगाते जाओ, लिखते हो, तो जब वो कुछ इकट्ठी हो जाएंगी 50-60 तो पुस्तक छापना। तो वो आइडिया मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने वैसा ही किया। और फिर 2014 में जब मेरी रिटायरमेंट हुई एज ए प्रिंसिपल मार्कंडा नेशनल कॉलेज शाहबाद से, जी तो फिर मैंने अपने इस शौक की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और वो जो फाइल अब मोटी हो गई थी उसको एक पुस्तक के रूप में छापा 2014 में, क्या और उसका शीर्षक था सहज गीत। क्या बात है। तो ऐसे फिर कविताओं और रिटायरमेंट के बाद इस प्रकार मेरी पिछले 5 सालों में कविता और गीतों की 4 पुस्तकें छप चुकी हैं। पहली सहज गीत, फिर 2016 में स्नेह गीत, फिर 2018 में मेरा अम्बाला और 2019 में बुढ़ापे का आनंद, और 5वीं अब छप रही है जीवन के ऊपर। क्या बात है सर, शीर्षक बहुत ही दिलचस्प हैं सभी किताबों के। तो इतनी पुस्तकें आपने बताया कि आपकी छप चुकी हैं, 18 पुस्तकें आपकी विषय संबंधित और 4 पुस्तकें आपकी काव्य संबंधित छप चुकी हैं। तो पहली पुस्तक सर जब कभी छपी होगी, जाहिर है बहुत पुरानी बात होगी ये, उससे जुड़ी कोई याद आपको ताज़ा हो तो सुनाइए। पहली पुस्तक मेरी छपी जो मेरा पीएचडी का थीसिस था उसको पुस्तक के रूप में छापा गया। जी मैंने पीएचडी का मेरा रिजल्ट निकला 1985 में, अप्रूव हो गई, पीएचडी पास हो गया, डिग्री मिलती है साल बाद। तो इसी बीच में मैंने उस यूनिवर्सिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो भी यूनिवर्सिटी आपको पास करती है, कि क्या मैं अपना थीसिस छपवा लूँ। तो फिर वो एक कमेटी बिठा करके देखते हैं कि वाकई ये छपने के काबिल है कि नहीं। जी जी तो लेकिन वो सारी प्रक्रिया मेरी 2-3 महीने में ही पूरी हो गई और जो उन्होंने मुझे बिना कोई अड़चन डाले, बिना कोई ऑब्जेक्शन लगाए जो है वो परमिशन दे दी। फिर मुझे बड़े लोगों ने डराया, अरे कोई पब्लिशर पीएचडी थीसिस नहीं छापता, क्योंकि उसमें उनको क्या मिलना है, कोई बिकते तो ये हैं नहीं। तो आपको तो दिल्ली में पब्लिशरों की जो है वो धूल छांकनी पड़ेगी, जगह जगह धक्के खाने पड़ेंगे। जी लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। रिजौरी गार्डन में एक पब्लिशर था, पॉलिटिकल साइंस पे और लॉ पे वो छापते थे पुस्तकें। सीधा मैं उनके पास गया और उनको दिखाया थीसिस और उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्या बात है। और बड़ी हैरानी की और एक उपलब्धि की बात है, डिग्री साल बाद मिलती है पीएचडी की। जी जी तो जब कन्वोकेशन हुई 1986 में, उससे पहले मेरा वो थीसिस पुस्तक रूप में छप चुका था, जिसका टाइटल था वेलफेयर स्टेट एंड जुडिशरी इन इंडिया, वेलफेयर स्टेट एंड सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। जी तो उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया पुस्तकों का। उसके बाद तो हाँ, सिलसिला हर 2 साल में एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अनवरत आगे भी जारी रहे, हाँ, यही बिल्कुल, कामना बिल्कुल। है। तो और काव्य से संबंधित जो आपकी पहली पुस्तक आई, उससे कोई रचना आप हमारे दर्शकों को यदि सुनाएं। आपको नारी के ऊपर कविता सुनाई थी, वो भी मेरी पहली पुस्तक से थी। और अब भी मैं आपके कहने पर, आपके अनुग्रह पर एक और कविता सुना रहा हूँ। जी स्वागत सर।
कुंवारे लोगों पर जिन्होंने शादी नहीं की। क्या बात है। पहले कहा जाता था कि जिसकी शादी नहीं हुई वह बंदा अधूरा है, उसने लाइफ पूरी नहीं जी। लेकिन आजकल ये एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन बन गया कुंवारा होना, बैचलर रहना, क्योंकि आजकल मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते ही वही लोग हैं जो कुंवारे हों, जो बैचलर हों। तो इसी विषय के ऊपर कुंवारेपन की जो है वो स्तुति है इस गीत के अंदर। क्या बात। अच्छा किया तुमने शादी ना करके, अच्छा किया तुमने शादी ना करके, हमें क्या मिल गया शादी करके। अच्छा किया तुमने शादी ना करके, बड़े चाव से सेहरा बांधा था, बड़ी शान से तलवार लटकाई थी, बड़ी तड़ी से घोड़ी पर बैठे थे, शादी के बाद सिटी-पिटी गुल हो गई, चाव शान तड़ी सारी मिट्टी में मिल गई, आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया। अच्छा किया हमने शादी नहीं की, अच्छा किया तुमने शादी ना करके, हमें क्या मिल गया शादी करके। अच्छा किया तुमने। क्या बात। एक के बाद एक बच्चे पैदा हो गए, पप्पू, बल्लू, टीटू, बिट्टू और रिंकू, श्रुति, स्मृति, स्वाति, प्रीति और मित्तू। कोई मांगे खिलौना, कोई मांगे साइकिल, कोई मांगे स्कूल की फीस, कोई मांगे जेब खर्च, सारे के सारे पापा के पीछे पड़ गए। अच्छा किया तुमने शादी ना करके, हमें क्या मिल गया शादी करके। अच्छा किया तुमने शादी ना करके। ये गीत लंबा है, मैंने आधा ही सुनाया है समय के अभाव की क्या वजह से। कहने सर, बहुत से दिलों की बात आपने अपने गीत के माध्यम से कह दी। बहुत और भी लोग शायद यही सोचते होंगे और कहना चाहते होंगे। बहुत बेहतरीन मज़ाहिया गीत आपने सुनाया। तो आज विनय सर सामने हैं, तो एक नया प्रश्न उभरा है जो मैंने आज तक पूछा नहीं, वो ये कि सर आप किन किन भाषाओं में लिखते हैं, क्योंकि आप एक मल्टीलिंगुअल राइटर हैं, तो किन किन भाषाओं में आप कलम चलाते हैं? मैं तीनों भाषाओं में लिखता हूँ, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश। और कुछ रिव्यूअर जो टिप्पणी करता है वो ये कहते हैं कि तुम्हारी जो इंग्लिश में लिखी हुई कविताएं हैं वो सबसे बेहतर हैं। लेकिन अब करूं क्या, इंग्लिश में लोग कविता ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, लोगों को समझ नहीं लगती, तो इसलिए फिर मैं कवि सम्मेलनों में हमेशा पंजाबी या हिंदी की ही अपनी रचनाएं पढ़ता हूं या सुनाता हूं। और ज़्यादा लिखी भी मैंने हिंदी पंजाबी में ही है जी। तो आप यदि कहें तो मैं आपको पंजाबी में भी जी, जी, मैं यही आपसे कहने लगी थी कि हमारे बहुत से दर्शक पंजाबी समझते हैं, तो एक पंजाबी में रचना भी ज़रूर हो जाए। ये भी मैं आपको आधा सुनाऊंगा गाना, गीत है ये। जी, स्वागत है। वे दस किद्दां गुजारे आई, वे दस किद्दां गुजारे आई, जिंदगी कोई अच्छा काम कीता कि नहीं। वे दस किद्दां गुजारे आई, जिंदगी कोई अच्छा काम कीता कि नहीं। वे दस किद्दां गुजारे आई, पापां ते पाप कीते, पापां दी घटरी भर गई, पापां ते पाप कीते, पापां दी गठरी भर गई। अंत बुरे दा बुरा होना, इस जन्म च सबक मिल जाना। वे दस किद्दां गुजारी आई, बहुत ही खूबसूरत। वे दस किद्दां गुजारी आई, जिंदगी कोई अच्छा काम कीता कि नहीं। वे दस किद्दां गुजारी आई, पैसे ते पैसा कमाया, पैसे दी भुख कदे ना मिटी। पैसे ते पैसा कमाया, पैसे दी भुख कदे ना मिटी। पैसा किसे कम नहीं आना, जद मौत ने घेरा पा लेना। वे दस किद्दां गुजारे आई, वे दस किद्दां गुजारे आई,
बच्चे ते बच्चे यान दी खातिर कोलू दा बैल बनया। बच्चे ते बच्चे यान दी खातिर कोलू दा बैल बनया। बच्चे कोई काम नहीं आए बुढ़ापा अकेले रोंदिया। बीत गया वे दस किदां गुजारे आई। वे दस किदां गुजारे आई। जिंदगी कोई चंगा काम की ताक नहीं। वे दस किदां गुजारे आई। वे दस किदां गुजारे आई। बहुत ही खूबसूरत गीत कि कैसे गुजारी है ज़िंदगी, कोई अच्छा काम भी किया है या नहीं, ये इसकी शुरुआती पंक्तियाँ थी और सारा गीत ही बहुत ही खूबसूरत जीवन दर्शन से भरा हुआ, बहुत खूबसूरत सर, मैंने आपकी बहुत सी रचनाएं पढ़ी और जो कि विषयों की बहुत विविधता लिए हुए होती हैं, तो आप बताएं कि किस तरह के विषयों पर आप लिखते हैं और कहाँ से ये विषय आपके जहन में आते हैं? ये मैंने बहुत विषयों के ऊपर लिखा जी। ज़्यादातर लिखा सामाजिक समस्याएं, सामाजिक मुद्दे, जैसे सर्दियों में प्याज की कीमत बढ़ गई, 100 रुपए किलो हो गया, तो उस पर कविता लिख दी। जैसे आजकल बिजली गुल हो जाती है बार बार, कभी आती है कभी, उस पर कविता लिखी पीछे। जी जी जी। अम्बाले में कई जगह कूड़े के ढेर देखने को मिलते हैं, उस पर कविता लिख दी। तो इस तरीके से सामाजिक समस्याओं पर बने, बड़ी समस्या, सामाजिक मुद्दों पर, अम्बाले की समस्याओं पर बड़ी कविताएं लिखी हैं। और उसके अलावा मैंने राजनीतिक विषयों पर, जैसे राजनीतिक नेता, राजनीतिक समस्याएं, इनके ऊपर लिखी हैं, राजनीतिक मुद्दे जी। उसके अलावा मैंने अम्बाले के ऊपर बड़ी कविताएं, गीत लिखे हैं, अम्बाले के लोगों पर जी। व्यक्तित्वों पर, अम्बाले के समाज सेवकों के ऊपर, अम्बाले की खूबियों के ऊपर, अम्बाले की समस्याओं के ऊपर जी। फिर इसके अतिरिक्त मैंने नारियों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर, शहीदों के ऊपर भी लिखी हैं कविताएं, गीत। और मैं एक राम शरणम सत्संग ग्रुप है, तो उसका भी सदस्य हूँ, तो राम भजन भी मैंने बड़े लिखे हैं। क्या बात। और वो YouTube पे उपलब्ध भी हैं। तो इस तरह भिन्न विषयों पर मैंने लिखा है। तो कोई एक सामयिक रचना हो जाए? तो सामयिक विषय जो इस समय सबसे ज्यादा है वो है कोरोना। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना पर मैंने पिछले 5 महीने में 6-7 कविताएं, गीत लिखे हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। जो प्रवासी मजदूरों की समस्या आई थी बीच में, वो बेचारे पैदल ही जा रहे थे अपने गाँवों में, तो उन पर मैंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। तो खैर, मैं अब आपको कोरोना के ऊपर अपनी बिल्कुल लेटेस्ट रचना, जो सामयिक विषय है, उस पर जो आपके सामने पेश करता हूँ। जी स्वागत। अभी तो कोरोना जारी है, अभी तो कोरोना बाकी है, अभी तो कोरोना जारी है, हवा भी कुछ खराब है, मुंह पे सबके मास्क है, हाथ में दस्ताने हैं, जेब में सैनिटाइजर है। कहाँ चला ऐ साथिया, कहाँ चला ऐ साथिया, घर को लौट घर को आ, अरे ये करता है क्या, उठा साबुन साबुन उठा, साबुन उठा कर हाथ धो, हाथ धो कर काढ़े का प्याला भर, घर में बंद रह कर वायरस को दूर कर, वो दोस्तों की दावतें, वो दोस्तों की महफिलें, उफ सब गायब हो गई, वो संक्रमितों का काफिला क्वारंटाइन की गफलत सह रहा, ये गलत फहमी है अनलॉक की, समझना इसको आज़ादी, ये गलत फहमी है अनलॉक की, समझना इसको आज़ादी, ख्याले मटर गश्ती अभी कहाँ, अभी तो कोरोना जारी है, अभी तो कोरोना बाकी है, अभी तो कोरोना जारी है। मैं आदि ही सुना रहा हूँ समय के भाव के कारण। जी बिल्कुल, बहुत ही सामयिक विषय पर आपने सामयिक तरीके से उठाया, वो दोस्तों की महफिलें और ये सब, क्या कहने, बहुत खूब। और यहाँ रुकेंगे हम एक
छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाइएगा मत, हाजिर होते हैं चंद लम्हों में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, राम प्रसाद, डीएवी पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड स्कॉलर्स, भानुखेड़ी, एसआर दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबाला सिटी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कॉफ़ी विद कवि में। और जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेक के एकदम बाद का समय होता है कवियों का कोना के लिए। और पिछली बार हमारे मेहमान द्वारा दिया गया शब्द था बादल, जिसको लेकर कुछ कवित्रियाँ जुड़ी हैं हमारे साथ। मैं सबसे पहले ले रही हूँ अम्बाला की एक युवा कवियत्री कनिका गौड़ की रचना। वो कहती हैं, एक बादल नीचे उतार के मौसम में बहार के, फूलों से पंखों की इल्तिजा करूं, ज़मीन पर परवाज़ भरूं। बहुत खूब जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। इसके बाद दिया शर्मा जी लिखती हैं अम्बाला से ही, बरसना लाजमी था बादल का टूट कर, बरसना लाजमी था बादल का टूट कर, आखिर कब तलक धरती को प्यासा देखता। बहुत अच्छा। पिछली बार की मेहमान कवित्री सवीना वर्मा सवी जी लिखती हैं, न साया था आसमां का, न गोद मिली ज़मीं की, बादल के परों पे बस मेरा आशियाना था। बहुत अच्छा। और रेखा शर्मा जी अम्बाला से जुड़ी हैं। वो लिखती हैं, कारे कारे बादल क्यों करता विकल मन, कारे कारे बादल क्यों करता विकल मन, शाम नहीं वृंदावन कर दे मन की तपन कम, शाम नहीं वृंदावन कर दे मन की तपन कम। बहुत अच्छा। तो ये थी कुछ कवित्रियाँ जो जुड़ी थी हमारे साथ। और सर, अब बादल उन्मान पर आपकी एक रचना हो जाए। इस प्रोग्राम के लिए स्पेशल विशेष तौर पे जो मैंने भी बादल पर लिखा 2 दिन पहले ही, तो वो प्रस्तुत है। बादल है तो सावन है, क्या बात, सावन है तो सबका मन भावन है, क्या बात है, सबका मन भावन है क्योंकि तीज त्योहारों का आगमन है। वाह। बादल है तो बारिश है, बारिश है तो पानी है, पानी है तो खेती है, खेती है तो अनाज और फल है, और अनाज और फल है तभी तो हम जीते हैं। क्या बात। बादल है तो हरियाली है, पर्यावरण की रखवाली है, बादल है तो छाया है वरना सूरज की तपती माया है। क्या बात है। बादल है तो चित्रकारों की चित्रकारी है, बादल है तो गीतकारों के गीत हैं, बादल है तो कविताओं की कविताएं हैं। क्या बात है। बादल है तो दीप एक्सप्रेस न्यूज में आज आप और हम हैं। बादल है तो दीप एक्सप्रेस न्यूज में आज आप और हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बादल पर अपनी भी एक छोटा सा माहिया, मैं हर शो में फ़ायदा उठा लेती हूँ होस्ट होने का, तो मैं माहिया सुनाना चाहती हूँ बादल पर। कुछ यूँ हुआ कि छम छम बरसाए जल, छम छम बरसाए जल, दिन रैना बरसे तेरी यादों का बादल, दिन रैना बरसे तेरी यादों का बादल। बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं चाहूँगी आप अगले हफ्ते के लिए हमारे दर्शकों को कोई उन्वान दें। मैं तो यही दूंगा जिसकी आजकल चर्चा है, कोरोना। और मुझे मालूम है इस पर कई लोगों ने लिखा है अम्बाले पर। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे एक मित्र था, उन्होंने तो पूरी एक 30 पेज की किताब ही लिख दी है कविताओं की लॉकडाउन में। तो अगले हफ्ते का विषय है कोरोना। इस पे ज़रूर आपने भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो कमेंट बॉक्स में, इसी शो के कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब के इस शो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपनी पंक्तियाँ लिख भेजिए कोरोना पर। तो अब वापस आते हैं बातचीत के दौर को, वापस शुरू करते हैं। सर, आप हमें ये बताइए कि आप बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हैं, तो किन संस्थाओं से जुड़े हैं और क्या उनमें काम हो रहा है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पुरानी संस्था जिससे मैं जुड़ा हूँ पिछले 40 सालों से वो है रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला जी। तो इसका मैं प्रधान भी रहा था 98-99 में, तो अब भी सक्रिय सदस्य हूँ। तो इसके जो विभिन्न समाज सेवा के काम हैं, जैसे रोटरी अस्पताल का कैंसर मरीजों की देखभाल की, हमने इसके अंदर एक प्रोग्राम रखा हुआ है स्नेह स्पर्श, तो उसके साथ मैं बड़े सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा अम्बाले की कई और सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे रामबाग सुधार सभा, कला शिल्पी, अम्बाला साहित्य मंच,
और इसी तरह से नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका मैं लोकल चेयरमैन हूँ। जी। इसी तरीके से एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर कल्चरल आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जिसे शॉर्ट में इंटेक कहते हैं, उसका भी मैं सक्रिय सदस्य हूँ। और इन सब के अलावा हमने अपना भी एक फैमिली ट्रस्ट बनाया है 5 साल पहले, जिसका नाम है प्रोफेसर वीर सैन विनय मल्होत्रा ट्रस्ट। जी। तो ये भी समाज सेवा के कार्य कर रहा है। पिछले 5 साल में हमने स्कूल और कॉलेज के छात्रों को लगभग 4 लाख के करीबन छात्रवृत्तियां वजीफे दिए हैं। क्या बात है। इसके अलावा हमारे इसी ट्रस्ट ने काव्य गोष्ठियाँ की हैं, युवा काव्य गोष्ठियाँ की हैं, सेमिनार्स किए हैं ओल्ड एज पर, महात्मा बुद्ध पर, तो और इस तरह की साहित्यिक गतिविधियाँ भी हमारा ट्रस्ट करता है। उसके अलावा कई और नेशनल लेवल के प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन फॉर अमेरिकन स्टडीज़, इंडियन एसोसिएशन फॉर कनेडियन स्टडीज़, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली और इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट, इन सब का भी मैं आजीवन सदस्य हूँ। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छे आप संस्थाओं से जुड़े हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही प्रेरणादायी है ये। सर, विदेशों में भी आपका काफ़ी शोध और लेखन कार्य काफ़ी मात्रा में है, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। ये मेरा बहुत सौभाग्य था कि एक कॉलेज में सर्विस करते हुए मुझे विदेशों में बहुत जाने का मौका मिला। आमतौर पर इस तरह के मौके बड़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी होती हैं उन्हीं को ही मिलते हैं, कॉलेज वालों का नंबर कम ही लगता है। लेकिन मेरा सौभाग्य था, तो मैंने अपने अध्यापन कार्य में रशिया गया। वहाँ के एक प्रोफेसर के साथ मैंने कोलैबोरेटिव रिसर्च करके पुस्तक लिखी, थ्योरीज एंड अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और वो वहीं जाकर रिलीज़ हुई। तो इस सिलसिले में मैं वहाँ रशिया गया भी था। फिर उसके बाद यूजीसी द्वारा मुझे हंगरी भेजा गया, यूरोप में एक कंट्री है, तो वहाँ मैं 5 महीने रहा शोध कार्य और अध्ययन के लिए। और वहाँ भी मैंने हंगेरियन प्रोफेसर्स के साथ एक पुस्तक प्लान की, जो बाद में इंडिया में छपी आकर के, पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ हंगरी एंड इंडिया। उसके बाद फिर डेनमार्क के यूनिवर्सिटी ने और एक इंस्टीट्यूट है वहाँ कोपरी, कोपनहेगन पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बड़ी फेमस इंस्टीट्यूट थी वर्ल्ड की, उसने मुझे फेलोशिप दी और फिर मैं वहाँ जाकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा किया। और उनका एक कहना था कि इंडिया से लोग हम जो भी सिलेक्ट करते हैं बहुत डर के करते हैं, वो यहाँ आके फेलोशिप एंजॉय करके चले जाते हैं, लिख के बाद में कुछ भी नहीं देते, रिपोर्ट कुछ नहीं देते, आउटपुट कुछ नहीं देते। लेकिन मैंने वहाँ अपना प्रोजेक्ट पूरा करके आया और उस प्रोजेक्ट को पुस्तक के रूप में इंग्लैंड से मैंने उनको छपवा के भी दिखाया। क्या बात है। पुस्तक का नाम था न्यूक्लियर एंड मिसाइल रेस इन साउथ एशिया, ये बाद में इंग्लैंड से छपी। और इससे वो इतना खुश हुए इंस्टीट्यूट वाले, उन्होंने 2001 में मुझे दोबारा बुलाया, वहाँ के दोबारा आके रिसर्च करो। और फिर भी मैंने वहाँ दूसरा प्रोजेक्ट पूरा किया, वो भी बाद में जर्नल्स में छपा। वो पुस्तक के रूप में तो नहीं छपा, लेकिन जर्नल्स में रिसर्च पेपर के रूप में छपा। उसके बाद कनाडा गया, वहाँ पर मैंने जो इंडियन बसे हुए हैं और राजनीति में बड़े सक्रिय हैं, एमएलए बने हुए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी इंटरव्यू की वहाँ जा कर के, और उन पर बाकायदा एक पूरी स्टडी की और शोध पत्र लिखा, जो बाद में आकर यहाँ कई जर्नल्स में छपा। क्या बात है। उसके अलावा कई अन्य देशों का भ्रमण भी किया, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, तो इन देशों का भी भ्रमण किया। क्या बात है सर, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है, बहुत ही प्रेरणादायी है आपका सफ़र और आपके अनुभवों से बहुत लाभान्वित हो रहे हैं हम। आप बहुत सी संस्थाओं से इतने लंबे सफ़र के दौरान सम्मानित हुए हैं, तो कौन सा ऐसा कोई सम्मान या पल जो आपके बहुत दिल के करीब हो, जिससे बहुत खुशी मिली हो आपको? वैसे तो बहुत सी संस्थाओं ने समय समय पर सम्मानित किया है कि वो याद भी नहीं है इतनी लंबी लिस्ट। लेकिन जो आपने कहा ना, जो मेमोरेबल इवेंट है वो है कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस में, एमए पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी यूनिवर्सिटी में मेरी दोनों साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई। क्या बात। तो इसलिए फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे गोल्ड और सिल्वर मेडल दिया। और ये गोल्ड मेडल मुझे दिया उस समय को जो गवर्नर थे जयसुखलाल हाथी जी, केंद्रीय मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर थे नूरुल हसन, उनकी प्रेजेंस में। और सिल्वर मेडल मुझे जीएमएन कॉलेज की कन्वोकेशन में मिला, वो दिया उस समय विधान सभा के हरियाणा की स्पीकर थे ब्रिगेडियर मान सिंह, उनके हाथों से फिर मुझे सिल्वर मेडल मिला। और गवर्नर साहब के हाथों से गोल्ड मेडल मिला। और फिर पीएचडी की उपाधि भी उस समय जो हरियाणा के गवर्नर थे और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के चांसलर एसएमएच बर्नी जी थे, उनके हाथों से मिली। तो इनको मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। उसके अलावा रोटरी गवर्नरों से और कई जगह से अवार्ड्स मिलते रहे हैं, एसोसिएशन से। हाँ, क्या कहने सर, वैसे तो
रिटायरमेंट के बाद अक्सर हम कई बार हताश हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैं आपको समझ पाई हूँ, आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा, तो आपकी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद कैसे व्यतीत हो रही है? क्या क्या लेखन के अलावा और क्या शौक़ हैं आपके? रिटायरमेंट के बाद मेरी ज़िंदगी वैसे ही व्यस्त है जैसे पहले थी। यकीनन। मैं कई बार उन लोगों से, वो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो जो ये कहते रिटायर हो गए तो मायूस हो गए बेचारे, जी, हाय अब क्या करेंगे, हम तो समाज पर, परिवार पर बोझ हो गए। वो मैं कहता ऐसी बातें क्यों करते हो, ज़िंदगी रिटायरमेंट तो है कि आप सर्विस से आप मुक्ति मिली जी, आपको। बिल्कुल। एक जिम्मेवारी जो सर्विस की टेंशन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस पर आप मुक्त हो गए। लेकिन अभी ज़िंदगी बड़ी पड़ी है, एक आपकी जो इनिंग्स पूरी हुई, दूसरा पड़ाव शुरू हो गया। दूसरा पड़ाव शुरू, बिल्कुल। अब आप आज़ाद हो गए हो, ये खुशी मनाओ, निराश होने की बात नहीं है कि हाय मैं क्या करूंगा, कैसे समय बीतेगा, बल्कि खुशी मनाओ कि जो मैं सर्विस के दौरान नहीं कर सका मैं अब करूंगा, वो अपने सारे शौक पूरे करूंगा। तो मैंने इसलिए कभी रिटायरमेंट को अब नया जीवन के रूप में लिया है और हमेशा व्यस्त रहता हूँ विभिन्न समाज सेवाओं में, सामाजिक संस्थाओं में, लिखने पढ़ने में। मेरे और बड़े शौक़ हैं, जैसे फोटोग्राफी का शौक़ है मुझे, वीडियोग्राफी का शौक़ है, उसके अलावा बागवानी का शौक़ है। मैंने घर के अंदर अपने बड़ा अच्छा एक छोटा सा बगीचा बना रखा है, जिसकी फेसबुक में फ़ोटो डालता हूँ, लोग बड़ी पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, बागवानी का तो बहुत ही अच्छा शौक़ है। उसके अलावा मुझे स्कूल से ही पोस्टर मेकिंग का शौक़ है बहुत ज़्यादा। पोस्टर मेकिंग भी खाली समय पर करता हूँ। उसके अलावा कुकिंग का शौक़ है, और कुकिंग भी कौन सी, जो आजकल लेटेस्ट है, माइक्रोवेव कुकिंग। मैं डिफरेंट डिशेस जो है वो ट्राई करता हूँ। ये वाला शौक़ घर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ। तो बहुत ही अच्छा संदेश ये विनय सर ने दिया है कि रिटायरमेंट जो है, रिटायरमेंट के बाद का समय नए पड़ाव की शुरुआत है। तो सर, हमारे नए लिखने वालों के लिए भी कुछ संदेश दीजिए कि आपके अनुभव से हम कुछ उनके साथ भी साझा कर सकें। अम्बाले में नए लिखने वाले, जैसे युवा जिसे कहते हैं जी, कवि या लेखक बहुत कम हैं जी, और उन्हीं को इनकरेज करने के लिए हमारे ट्रस्ट ने किया भी था पीछे साल पहले काव्य गोष्ठी, युवा काव्य गोष्ठी, और आगे भी करेंगे जी। तो मेरा उनसे यही संदेश है, नए लेखकों से, युवा कवियों से, कि वो कुछ नया लिखें, हट करके लिखें, मौलिक लिखें, किसी की भी नकल ना करें, जो उनके मन में आता है वो लिखें, अपनी युवा अवस्था की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करें। तो इस तरीके से मौलिक और नया और हट करके लिखें, ये संदेश है। जी, बहुत अच्छा संदेश। मौलिक लेखन करें, हट कर लिखें, तो ये नव लेखकों के लिए संदेश है। तो जब पुस्तकों की चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि एक पुस्तक आई थी, मेरा अम्बाला। तो ये एक पुस्तक बहुत ही अलग सी मुझे लग रही है, और इसके बारे में आपने इसके जो बताया था, विचार भी इसका कैसे पनपा, वो भी बहुत अलग सा था। उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो हमारा ट्रस्ट है, प्रोफेसर वीर सेन विनय मल्होत्रा ट्रस्ट, जैसे कि मैंने बताया, वो साहित्यिक गतिविधियां भी करता है जी। तो उसी के अंतर्गत हमने 2-2.5 साल पहले जो है एक कवि सम्मेलन किया, जिसका शीर्षक ही था मेरा अम्बाला, और कवियों को कहा गया आपने सिर्फ अम्बाले के ऊपर ही लिखना है। क्या बात और वो बकायदा 32 एक लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया जी। और सभी ने अम्बाला की खूबियों का, यहाँ की मशहूर जगहों का, खाने पीने की चीज़ों का जी। वो उसमें जिक्र किया। तो फिर उसी सभी कविताओं को कुछ उसमें और शामिल करके मैंने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसको हमारे जो मंत्री हैं, गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने, उन्होंने इसका विमोचन किया था। इस पुस्तक का उसका शीर्षक था मेरा अम्बाला। क्या बात। तो वो मैं भी आपको भेंट भी करूंगा, ये अपनी सारी किताबें। तो मैं अब उस पुस्तक में से तो नहीं सुना रहा कविता, लेकिन मैंने अम्बाले के ऊपर जो बिल्कुल एक नई कविता लिखी है, जो भी कहीं छपी नहीं है, वो आपको सुनाता हूँ अम्बाले के ऊपर। स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था, अम्बाला भी मेरा कविताओं का एक प्रमुख विषय रहा है। जी बिल्कुल। अम्बाला के निवासी, अम्बाला के निवासी, हम हैं प्यार के प्यासी, हम हैं अम्बाला के निवासी, हो अम्बाला के निवासी। कहाँ रे साइंस का सामान ऐसा, कहाँ ऐसी कपड़ा मार्केट, क्या बात है।
यही वह शहर जिसकी मिक्सियों की उम्दा क्वालिटी, कहाँ रे साइंस का सामान ऐसा, कहाँ ऐसी कपड़ा मार्केट। यही वह शहर जिसकी मिक्सियों की उम्दा क्वालिटी, दूर दूर से आए लोग यहाँ खरीद फरोश करने। अंबाला के निवासी, अंबाला के निवासी, हम हैं प्यार के प्यासी, हम हैं अंबाला के निवासी, हो अंबाला के निवासी। फौज यहाँ, एयरफोर्स यहाँ, यह छावनी पुरानी। क्या बात है। जगुआर उड़े अब यहीं से, राफेल ने उड़ान भरनी। बिल्कुल। फौज यहाँ, एयरफोर्स यहाँ, यह छावनी पुरानी। जगुआर उड़े अब यहीं से, राफेल ने उड़ान भरनी। स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी यहाँ से भड़की। अंबाला के निवासी, अंबाला के निवासी, हम हैं प्यार के प्यासी, हम हैं अंबाला के निवासी, हो अंबाला के निवासी, अंबाला के निवासी। ये भी मैंने आधी सुनाई है ताकि ज़्यादा समय का अभाव है। नहीं, आप इसे ये तो पूरा ही सुनाइए, क्योंकि हमारा ये शो जो है वो अम्बाला से बाहर भी जाता है, तो ये बहुत अच्छा मौका है उन्हें अम्बाला के बारे में बताने का। कहाँ रे विधायक ऐसा, कहाँ ऐसा मंत्री, अनिल विज ने अम्बाले की कायाकल्प कर दी। कहाँ रे विधायक ऐसा, कहाँ ऐसा मंत्री, अनिल विज ने अम्बाले की कायाकल्प कर दी। लीडर है कई मगर अनोखा अनिल हमारा, अम्बाला के निवासी, अम्बाला के निवासी, हम हैं विकास के प्यासी, हम हैं अम्बाला के निवासी, हो अम्बाला के निवासी, अम्बाला के निवासी। बहुत ही सुंदर गीत, और वाकई में अम्बाला पर फ़ख्र है हमें। तो और भी अम्बाला से बाहर भी जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी अम्बाला की बहुत सी खूबियाँ पता लगी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, इस बहुत ही खूबसूरत गीत को साझा करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। दीप एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस योग्य समझा मुझे और यहाँ मुझे बुलाया और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बार फिर आपका एमडी सर तेजिंदर वालिया जी की तरफ से, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से और खुद अपनी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप आए और आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ आने के लिए आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ मैं छोटा सा सम्मान भी करना चाहूँगी और एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। बहुत शुक्रिया। मैं भी अपनी तरफ से तेजिंदर वालिया जी का आभार भी प्रकट करता हूं और ये उनको अपनी जो कविताओं की जो मेरी कोई लेटेस्ट पुस्तकें हैं और वह आपको सामने जो है वो मैं उनको भेंट करता हूं। आप उन्हें मेरी तरफ से जी बहुत बहुत शुक्रिया। किताबों का तोहफ़ा
मेरे अनुसार सबसे अनमोल तोहफा है जो हम किसी से भी हमें मिल सकता है या हम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए, हार्दिक आभार सर, बहुत शुक्रिया। और ये छोटा सा जैसे कहते हैं ना सोवीनीर हमारे ट्रस्ट की तरफ से वालिया जी के लिए, और ये आपके लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमें अपने इतने अनुभवों से रूबरू करवाने के लिए, और इतना कुछ हमें सीखने को आपसे मिला। आपका एक बार फिर बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, राम प्रसाद, डीएवी पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड स्कॉलर्स, वानोखेड़ी, एसआर दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबाला सिटी।